अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 19। इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि नंबर थ्योरी से। नंबर थ्योरी में ज़्यादातर हम बात करेंगे इंटीजर ऑपरेशंस की, जिसमें इंटीजर डिवीजन शामिल है। उसके अलावा मॉडुलस ऑपरेशन जो है वो है, कंग्रुएंस है। उसके अलावा प्राइम नंबर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन होगी और उन सब की जो एप्लीकेशंस है कि जो नंबर थ्योरी है ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है, इसको पढ़ने का आपको फायदा क्या है, ये चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो है ये हमारा पहला लेक्चर है नंबर थ्योरी से। तो सबसे पहले जो है वो हम इंटीजर और उसकी डिवीजन की बात करते हैं। तो आपको जनरली ये आइडिया है कि आपको ये पता है बल्कि कि डिवीजन क्या होती है, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करना क्या होता है। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीजर अरिथमेटिक जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको आपने फार्मली शायद ना पढ़ा हो, आप उसको यूज कर रहे हो। जिस तरह जो मॉड ऑपरेशन है वो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका अरिथमेटिक क्या है, अ, उसकी जो आइडेंटिटीज हैं वो क्या है, और उसके अलावा उसके डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो क्या है, उसको आपने फार्मली शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा, उसको आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद इन सब चीजों की जो एप्लीकेशंस है, जिस तरह हैश फंक्शन के अंदर यूज होते हैं, क्रिप्टोग्राफी में यूज होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर में ये सारी चीजें वो यूज होती हैं। तो इन सब की एप्लीकेशन को देखना है और इसको थोड़ा सा फार्मूली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है कि इंटीजर्स की डोमेन के अंदर जो है वो डिवीजन क्या होती है, और उसके जो साथ जो रिलेटेड ऑपरेशन है जिस तरह मॉडुलस है, कॉन्ग्रुएंस है, वो सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहले है डिवाइड्स, फैक्टर या मल्टीपल। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए बी, जेड से हैं, यानी जेड पॉजिटिव भी जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें से जो नंबर ए है वो जीरो नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ए बार बी, इसका मतलब है, इसको पढ़ते आप इस तरह से हैं कि ए डिवाइड्स बी। ये इसको यहाँ पे इस तरह वर्ड्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि ए डिवाइड्स बी, और ये ट्रू कब होता है। यहाँ पे ये आपके पास जो है वो ऑपरेटर देखें, ये इफ एंड ओनली इफ का ऑपरेटर है, या आई डबल एफ इफ का ऑपरेटर है कि ए डिवाइड्स बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू होगा जब आपके पास एक इंटीजर सी ऐसा है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी इन जेड सच दैट बी इज इक्वल टू ए टाइम्स सी। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ए डिवाइड्स बी जो है वो तब ही ट्रू होगा जब बी जो है वो ए का मल्टीपल है। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए टाइम सी का यही मतलब है कि बी जो है वो ए का मल्टीपल। तो इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये उसी की डिस्क्रिप्शन है जो मैंने अभी आपको बताया कि बी इज इक्वल टू ए टाइम सी या बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स -12। तो ये जो प्रोपोजिशन है कि 3 डिवाइड्स -12, ये ट्रू है क्योंकि 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें -4 के साथ तो ये -12 बनता है, तो -12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन अगर आप ये करें कि 3 डिवाइड 7, तो ये एक प्रोपोजिशन है जो कि फॉल्स है, यानी 3 डज नॉट डिवाइड 7, या 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके हैं इसको बताने के या इसको बोलने के कि डिवाइड्स का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या है, या मल्टीपल का मतलब। उसके बाद ये है कि इफ a डिवाइड्स b देन वी से दैट a इज अ फैक्टर और अ डिवाइजर ऑफ b एंड b इज अ मल्टीपल ऑफ। ये चीज हमने की। तो इन्हीं जो डेफिनेशन है इनको देखते हुए अगर हम ये देखना चाहें कि इवन नंबर की हम कोई अल्टरनेट डेफिनेशन देना चाहें, तो वो क्या होगी कि b इज इवन इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स b। ठीक है, कि 2 डिवाइड्स b होगा तो हम कहेंगे कि b जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब ये है कि b इज अ मल्टीपल ऑफ 2। उसके बाद है डिवाइड्स रिलेशन में कुछ इसके जो है रिलेशन हैं जो हमने देखने हैं कि अगर हमारे पास ये इंटीजर्स हों ए बी सी, और फॉर ऑल का मतलब ये है कि ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है। ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, कि कोई भी इंटीजर ए होगा वो जीरो के डिवाइड कर रहा है, ये ट्रू होगा।
हमेशा, यानी ए डिवाइड 0 जो है वो हमेशा ट्रू होगा, या हम ये कह सकते हैं कि 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी इंटीजर, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी इंटीजर। उसके बाद ये है कि अगर नंबर 2 पे हम ये देख रहे हैं कि थ्योरम में कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी प्लस सी। इसका हम प्रूफ भी एक छोटा सा देखेंगे। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप ये कहें जी कि ए जो है वो लेट्स से 3 के बराबर है और बी जो है वो 15 के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए डिवाइड्स बी जो है वो ट्रू है, यानी b इज 5 टाइम्स 3, तो a डिवाइड्स b ट्रू है। इसी तरह c की कोई वैल्यू ले लें जिसके लिए a डिवाइड्स c जो है वो ट्रू हो, तो हम फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू 12 ले लेते हैं। तो इन नंबर्स के लिए a डिवाइड्स b जो है वो भी ट्रू है और a डिवाइड्स c जो है वो भी ट्रू है, और अगर हम b और c को ऐड कर देते हैं तो b और c का जो एडिशन है वो कितना बनेगा, 27। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं यूजिंग एन इसी एग्जांपल से कि a डिवाइड्स b प्लस सी, यानी a जो है वो b प्लस सी यानी 27 को भी 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है, या 27 जो है वो 3 का मल्टीपल। तो इसको प्रूफ के जरिए भी हम देखेंगे। उसके बाद ये है कि अगर a डिवाइड्स b है तो a डिवाइड्स b c फॉर एनी इंटीजर c बिलोंग्स टू z। तो a b की हम वैल्यूज जो है इसी एग्जांपल से ले लेते हैं कि a जो है वो 3 है और b जो है वो 15 है, और c की वैल्यू हम एक नई ले लेते हैं। c की वैल्यू हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10। तो हम ये कह रहे हैं कि इफ a डिवाइड्स b तो a डिवाइड्स b c एज वेल। तो a डिवाइड्स b तो ट्रू है, यानी 3 जो है 15 को डिवाइड कर रहा है, तो b c कितना होगा, b c जो है वो आपके पास 150 के बराबर होगा। b c विल बी इक्वल टू 150, और आपको ये पता है कि 3 जो है ये इसको 150 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी 150 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद नंबर 4 पे हम ये देखते हैं कि इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स c, ठीक है। इसको मैं क्लियर करके दोबारा से यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ उसकी, कि a हम ये कह देते हैं जी कि a जो है वो 4 के बराबर है और b जो है वो हम कह देते हैं कि b जो है वो 8 के बराबर है, ताकि a डिवाइड्स b जो है वो ट्रू रहे। और b डिवाइड c को ट्रू रखने के लिए हम c की कोई वैल्यू लेते हैं, वो हम कहते हैं जी कि c की वैल्यू जो है वो 16 है। तो अब हमें ये पता है कि a डिवाइड्स b भी ट्रू है और b डिवाइड्स c भी ट्रू है, और ये इम्प्लाई कर रहा है कि a डिवाइड्स c जो है वो भी ट्रू होगा, यानी 4 डिवाइड्स 16 जो है ये भी ट्रू है। तो ये हमें इस एग्जांपल से नजर आ रहा है। अब इन सब थ्योरम्स को अगर हम मिला के देखें तो इनसे ये क्रॉलरी आपके पास बनती है कि अगर a डिवाइड कर रहा है b को और a डिवाइड कर रहा है c को, तो a जो है वो एम बी प्लस एन सी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एम बी आप कहते हैं कि बी को आपने स्केल अप कर दिया बाय फैक्टर एम, और एन सी का मतलब ये है कि आपने जो इंटीजर सी था उसको एन टाइम्स स्केल अप कर दिया या स्केल डाउन कर दिया इफ एन इज नेगेटिव पर ऑल एम एन दैट आर इन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसको आपने डिड्यूस किया है नंबर 2 से, 3 से और 4 से, ठीक है। नंबर 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन को डील कर रहा है, ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन आपने एम बी की है और एन सी की है। नंबर 2 जो है वो एडिशन को डील कर रहा है, ये एडिशन जो हमने यहाँ पे की है। तो इन सबको मिला के हम ये कह सकते हैं कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स एम बी प्लस एन सी है। तो ये कुछ लॉज हैं या थ्योरम्स हैं जिनको यूज करते हुए हम कुछ नई चीजें जो है बाद में प्रूव करेंगे, इसलिए इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसके लिए भी आप एक जो एग्जांपल है वो क्राफ्ट कर सकते हैं। ए की कोई वैल्यू ले लें, बी की कोई वैल्यू ले लें, सी की ले लें, एम और एन की कोई वैल्यूज ले लें, तो ये चीज जो ये होल्ड करे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसका हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी हमने 4 जो थ्योरम्स लिखे थे उसमें सेकंड का हम प्रूफ कर रहे हैं, बाकी सब का भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसको हम फिलहाल देख रहे हैं कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स के ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी प्लस सी। ए बी सी
लेट्स एबीसी जो है वो कोई भी इंटीजर है सच दैट ये तो हमें गिवन है, इसको हमने अज्यूम करना है। और जिस तरह हम कहते हैं जी कि हम डायरेक्ट प्रूफ यूज करते हैं, ये आपकी एक इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन में प्रूव करने के काफी तरीके हैं। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है, प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन है, और एक डायरेक्ट प्रूफ है जिसमें आप जो उसकी प्रेमिस है उसको अज्यूम कर लेते हैं और उस अजम्पशन से आप ये चीज प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। तो हमने शो ये करना है कि a डिवाइड्स b प्लस c, और हमने अज्यूम ये किया है कि a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन हमें ये पता है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर s इन z सच दैट b इज इक्वल टू as। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है कि b इज अ मल्टीपल ऑफ a, यानी अगर a जो है वो डिवाइड कर रहा है b को, तो b इज अ मल्टीपल ऑफ a। और कितने मल्टीपल है? b इज s टाइम्स a। तो s कोई भी नंबर होगा, उससे हमें गर्ज नहीं है कि s की वैल्यू क्या है। इसी तरह अगर a डिवाइड कर रहा है c को, तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर t सच दैट c इज इक्वल टू a टाइम्स t, यानी c जो है वो भी a का मल्टीपल है। कितने टाइम मल्टीपल है? t टाइम्स मल्टीपल। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये भी हमें ये फिक्र नहीं है कि टी की वैल्यू जो है वो क्या होगी। हमें बस सिर्फ ये श्योरिटी है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास ये दो जो है ये होल्ड करती हैं कि b इज इक्वल टू a टाइम्स s एंड c इज इक्वल टू a टाइम्स t। तो अगर हमने b प्लस c को लेना है तो हम इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं कि b प्लस c इज इक्वल टू as which is a definition of b and at which is a definition of b। तो इन दोनों में से अगर हम a जो है उसको कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा a इंटू एस प्लस टी। तो अगर हम s प्लस टी जो है इसको u के बराबर पुट कर दें कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर u इन z जिसके लिए कि s प्लस टी जो है वो u के बराबर है, तो हमारे पास b प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा a टाइम्स u के। ठीक है। तो b प्लस सी अगर a टाइम्स u के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि b प्लस सी इज डिविजिबल बाय a, या a डिवाइड्स b प्लस सी, जहां पे u जो है वो आपके पास s प्लस टी। यही चीज जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 10 a डिवाइड्स b प्लस सी। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये बेसिकली एक एल्गोरिथम नहीं है, ये एक थ्योरम है। हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इसको जो है नाम इसका एल्गोरिथम रखा गया है। तो थ्योरम में हम ये कह रहे हैं कि फॉर एनी इंटीजर डिविडेंड a एंड डिवाइजर d, यानी a जो है वो डिवाइड हो रहा है और d जो है वो डिवाइड कर रहा है, और दोनों जो है वो पॉजिटिव हैं, दोनों जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से हैं, then there are unique integer quotients q and remainder r, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हैं। रिमाइंडर को नेचुरल नंबर में रखने की क्या लॉजिक थी कि आपका रिमाइंडर जो है वो एट टाइम जो है वो जीरो भी हो सकता है। जीरो कब हो सकता है? जब जब d डिवाइड्स a, या a इज अ मल्टीपल ऑफ d होगा, तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो जीरो। तो यहाँ पे जो थ्योरम है वो ये स्टेट कर रहा है कि अगर आपके पास पॉजिटिव डिविडेंड a है और पॉजिटिव डिवाइजर d है, तो आपके पास जो ये वाले इंटीजर्स हैं d, सॉरी d नहीं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपके पास ये वाले जो नंबर्स हैं इंटीजर्स q और r जो है ये यूनिक हो, जहाँ पे r जो है वो 0 और d के दरमियान में होगा। यानी अगर वो d से बड़ा हो जाएगा तो फिर तो उसका क्वोशंट में एक चीज जो है वो ऐड हो जानी चाहिए। तो इसको फार्मली स्टेट करने का ये तरीका है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ठीक है, एंड d बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे मैं मेरा ख्याल बताने में एक जगह पे गलती कर गया हूँ। a जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जो डिवाइजर है इट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है। तो a के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि a जो है वो z पॉजिटिव में होगा, d के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि d जो है वो z पॉजिटिव में होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक q एंड r, क्वोशंट और रिमाइंडर जो है वो यूनिक है। ये वाला जो ऑपरेटर है ये शायद आपने पहली दफा देखा हो, इसको कहते हैं यूनिकनेस ऑपरेटर। यूनिकनेस ऑपरेटर जो है ये तब ट्रू होता है जब आपके पास वो जो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन इसके अगेंस्ट क्या चल रही है, इसके अगेंस्ट ये प्रोपोजिशन चल रही है कि अगर आपकी प्रोपोजिशन जो है वो सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये एक से ज्यादा के लिए होगी तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर जीरो के लिए होगी तब भी फॉल्स रिटर्न।
तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर इन सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट आर जो है दैट इज बिटवीन 0 एंड डिवाइजर एंड ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, यानी ए जो है वो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, क्यू का और आर का, ठीक है, यानी डी टाइम्स क्यू प्लस आर। अब हम यहाँ से Q की वैल्यू हमने क्या लेनी है या हमने R की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह से करेंगे। क्वोशंट इज बेसिकली A डिवाइड्स D। A डिवाइड्स D हम करेंगे तो हमारे पास जो है एक रियल नंबर आ सकता है, तो क्योंकि हम इंटीजर के साथ डील कर रहे हैं तो उसका हमने क्वोशंट लेना है, तो उसका हम ये कर रहे हैं कि एक फ्लोर फंक्शन, और R जो है वो किसके बराबर होगा, A में से अगर हम D टाइम्स क्वोशंट जो है वो निकाल देंगे तो वो आपके पास रिमेंडर है। तो ये इक्वेशन जो है उसकी शक्ल में शायद आपको देखने में काफी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी ज्यादा। तो सबसे पहले ये हमने डेफिनेशन में वही लिख दिया कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसी को लिख दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू -13। तो जिस तरह हमने कहा था कि a के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो a को हमने नेगेटिव ले लिया, a इज इक्वल टू -13, और d जो आपका डिवाइजर है दैट इज इक्वल टू 3, ये z पॉजिटिव में से होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो q को हमने जो है वो लेना है, q की वैल्यू क्या होगी, a डिवाइडेड बाय d और उसका फ्लोर। अब -13 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये क्या आएगा, -4.33। इसका फ्लोर फंक्शन लेंगे तो ये क्या आएगा, -4 नहीं आएगा बल्कि ये -5 आएगा। अगर आपको ये भूल गया हो कि फ्लोर जो है वो -4 की बजाय -5 क्यों आना है, तो आप उसी लेक्चर पे जाएं जिसपे हमने ये सीलिंग और फ्लोर फंक्शन पढ़े थे, उसकी डेफिनेशन को एक दफा दोबारा रिव्यू, क्योंकि फ्लोर फंक्शन जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो -4.33 से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो -5 पे पहुंचेंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो -4 पे पहुंचेंगे। तो ऊपर की तरफ जाना जो है वो सीलिंग है, हम यहाँ पे सीलिंग नहीं ले रहे, फ्लोर ले रहे। और आर की वैल्यू हमने यहाँ से हमें क्या मिला, हमें क्यू की वैल्यू यानी क्वोशंट की वैल्यू। अब आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए माइनस डी टाइम्स क्यू, ठीक है। तो ए था हमारे पास -13, माइनस अब जो है वो फार्मूले का आ गया, और हमारे पास डी जो है वो डिवाइजर 3 है और क्यू जो है वो -5 है, तो ये आपके पास आया -13 + 15। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 2। अब ये थ्योरम ये कह रहा है कि ये जो वैल्यूज क्यू और आर की हैं ये यूनिक है, यानी फॉर दिस डिवाइजर एंड दिस डिविडेंड, डिवाइजर कौन सा 3 और डिविडेंड कौन सा -13, उसके लिए ये जो वैल्यूज हैं क्यू और आर की वो -5 और 2 है, ये वैल्यूज जो है यूनिक है। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज क्यू और आर की जो है वो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कि ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि इस थ्योरम को हमने प्रूव नहीं किया, हमने सिर्फ अभी तक ये समझा है कि इस थ्योरम का मतलब क्या है, ये क्या क्या रहा है, क्या चीज जो है उसको स्टेट कर रहा है। उसके बाद इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल है, उसको देखते हैं कि अगर हमारे पास जो डिविडेंड है वो 29 के बराबर है और जो डिवाइजर है वो 4 के बराबर है, तो a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, और यहाँ से q की वैल्यू क्या लेंगे, a डिवाइडेड बाय d और उसका जो है फ्लोर फंक्शन। तो 29 डिवाइडेड बाय 4 जो है ये आपके पास आ जाएगा 7.25, और उसका फ्लोर हम लेंगे तो ये 7 के बराबर है। यहाँ से अगर हमने रिमाइंडर लेना है तो ये आएगा a माइनस डी टाइम्स क्यू, यानी 29 माइनस 7 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू दिस थिंग 29 माइनस 28 और 1 के बराबर है। तो यहाँ पे भी थ्योरम ये स्टेट कर रहा है कि अगर आपका डिविडेंड 29 है, डिवाइजर 4 है, तो आपके पास Q और R की वैल्यूज 7 और 1 है रिस्पेक्टिवली, और ये वैल्यूज जो है वो यूनिक। उसके बाद है मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर को आपने प्रोग्रामिंग में यूज किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फंक्शन जो है सॉरी आपके पास जो है वो एक अरे के अंदर नंबर दे दिए गए हैं, आपको 10 नंबर दिए गए हैं जी, कि आप 10 नंबर में से निकालें कि इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर्स कौन से हैं। तो यूजुअली उसकी एल्गोरिथम कुछ इस तरह की होती है कि आप ये चेक कर रहे होते हैं कि अगर नंबर जो है वो लाइक आपकी इस तरह से होती है, इफ कंडीशन के इफ नंबर x
परसेंटेज, परसेंटेज जो है वो आपको पता है कि ये रिमाइंडर के लिए आप यूज करते हैं। x परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, तो फिर आप ये कहते हैं कि ये इवन है, अगर ये 1 के बराबर है तो ये ऑड नंबर है। तो इस तरह से आप इसको लेके चल रहे हैं। तो इंटीजर डिवीजन में रिमाइंडर ऑपरेटर क्या होता है? ए और डी फॉर एग्जांपल, यानी आपका डिविडेंड और डिवाइजर जो है वो z से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपका डिवाइजर जो है वो 1 से बड़ा है। देन मॉड डी डिनोट्स द रिमाइंडर r। ठीक है, ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम में देखा है कि वो डी क्यू प्लस आर में जो आर वाली चीज है, जो आर जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका रिमाइंडर विद डिविडेंड ए एंड डिवाइजर डी। अब कोशेंट जो है उसको हम ए डिव डी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका जो कोशेंट क्यू था उसको आप ए डिव डी से करते हैं, और जो आपका रिमाइंडर है आर उसको ए मॉड डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको आपने कंप्यूट किस तरह से करना है, ये बिल्कुल वही चीज है कि ए माइनस डी क्यू से लेते हैं, ए माइनस डी, और ये जो आपके पास फंक्शन है यानी फ्लोर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी, ये आपको क्यू की वैल्यू देगा। इस तरह से आप ये कैलकुलेट करते हैं। ये वही एग्जांपल है कि A29 है, D4 है, देन 29 माइनस 4 टाइम्स 29 डिवाइडेड बाय 4, 29 माइनस 28 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आपके पास 1। तो काफी सारी लैंग्वेजेस में जो मॉड ऑपरेटर है उसको ये परसेंटेज साइन के साथ जो है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं या यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल है मॉड की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 101 है, तो आपके पास 101 क्या है, ये आपके पास है डिविडेंड जिसको आपने डिवाइड करना है, और आपका जो डिवाइजर है वो 11 है। ठीक है, तो इसमें आपका कोशेंट क्या होगा? इसमें कोशेंट आपका 9 होगा, यानी ए डिव बी 9 होगा और ए मॉड बी जो है वो 2 होगा। इसी तरह अगर आपके पास जो डिविडेंड है वो -11 है और आपके पास जो डिवाइजर है वो 3 है, +3, तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि 3 इंटू -4 -12 +1, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 है और आपका क्वोशंट जो है वो -4। एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि -1 -11 इज इक्वल टू 3 टाइम्स -3 -2, यानी आपका क्वोशंट जो है वो -3 है और आपका रिमाइंडर जो है वो भी -2। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो हमारी जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे रहे हैं उसमें रिमाइंडर जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। इसलिए ये जो हमने मार्क किया वो रेड के साथ ये इनकरेक्ट है, और जो लेफ्ट साइड पे है कि -11 इज इक्वल टू 3 टाइम्स -4 +1, ये इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यही चीज दोबारा यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताई कि रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मॉड्यूलर कन्ग्रुएंस। मॉड्यूलर कन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो इंटीजर ए बी हैं जो कि z से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से हैं, और आपके पास m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में से है, तो आप ये कहते हैं कि a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है, a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, और इसको आप लिखते किस तरह से हैं कि a इज इक्वल टू is congruent to b modulo m। a is congruent to b modulo m को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि a is congruent to b modulo m, और ये ट्रू कब होता है? ये सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा इफ एंड ओनली इफ, कि अगर a को a में से b को माइनस कर दें तो वो आपके पास जो है वो m का मल्टीपल हो, या m डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, तो दोनों तरीकों से इसको पढ़ा जा सकता है कि a माइनस बी जो है वो m का मल्टीपल बन जाए, या m डिवाइड्स a माइनस बी। तो इसी सूरत में आप ये कहेंगे कि a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइन है या ये जो ऑपरेटर है इसका हमने डिफरेंट यूज किया है। पहले इसको हम इक्विवेलेंट के लिए यूज करते आए थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको कन्ग्रुएंस के लिए यूज करते हैं। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो इसका ये भी मतलब बनता है कि अगर a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, तो a माइनस b मॉड m जो है वो 0 होगा। ये क्यों 0 होगा? वो इसलिए वो 0 होगा कि हमने ये कहा कि m डिवाइड्स a माइनस b,
या a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ m, अगर a माइनस बी जो m का मल्टीपल है तो उसका रिमाइंडर तो 0 होगा। जिस तरह 15 को अगर आप देखें, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 15 मॉड 3 जो है वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, इसी तरह 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 20 मॉड 5 जो है वो भी 0 होगा। ठीक है, तो मल्टीपल जब होंगे, एग्जैक्ट मल्टीपल होंगे, तो वहां पे आपका मॉड जो है वो 0 होगा। उसके बाद एक एग्जांपल है कि 17 इज कंग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 6। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 17 में से 5 निकालें तो ये आपके पास बचते हैं 12, और 12 इज डिविजिबल बाय 6, यानी 6 डिवाइड्स 12, तो ये वाला जो कंग्रुएंस का जो रिलेशनशिप है ये ट्रू है। और अगर ये वाला देखें तो ये वाला रिलेशनशिप आपके पास फॉल्स है, उसकी वजह से, यानी 24 इज नॉट कंग्रुएंट टू 14 मॉड्यूलो 6। इसका मतलब ये है कि 24 में से 14 निकालें 10 बचेंगे, और 6 डज नॉट डिवाइड 10। ठीक है, या 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, इसलिए ये हम ये कहेंगे कि ये कंग्रुएंस जो है ये होल्ड नहीं कर रही। कुछ थ्योरम्स हैं उसके कंग्रुएंस के, जिसको अभी हम देखते हैं कि अगर आपके पास a और b जो है वो इंटीजर्स हैं और m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, तो उसका मतलब ये सिर्फ उसी वक्त होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये ट्रू तब होगा अगर a मॉड m जो है वो b मॉड m के बराबर। ठीक है, अगर a मॉड m जो है वो b मॉड m के बराबर होगा तो तभी a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि ये वाली जो चीज है ये ट्रू है, यानी 7 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, और इसको हम देख भी सकते हैं कि ये ट्रू है, यानी 7 माइनस 2 जो है वो 5 बन जाएगा, और 5 डिवाइड्स 5 या 5 डिवाइड 7 माइनस 2। ठीक है, तो ये कंग्रुएंस जो है होल्ड कर रही है। तो अब इसमें से आप ये देखेंगे 7 मॉड 5 जो है वो कितना है, और एक मिनट मैं अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ दोबारा। हेलो, ऑफिस में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि 7 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5 का मतलब ये है, यानी ये ट्रू कब होगा, यानी 7 माइनस 2 आपको पता है 5 है, और मॉड 5 जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो ये ट्रू है। तो उसके अगेंस्ट हमने ये वाला रिलेशन चेक करना है कि a मॉड m इज इक्वल टू b मॉड m, ये रिलेशन ट्रू है या नहीं। तो 7 मॉड 5 जो है दिस इज इक्वल टू 2 मॉड 5। ठीक है, यानी 7 का 5 के साथ अगर आप मॉडुलस लें और 2 का 5 के साथ मॉडुलस लें, तो ये दोनों जो है वो 2 के बराबर आते हैं। तो इससे, इस एग्जांपल से हमने ये शो कर दिया कि ये वाला रिलेशन जो है वो एक एग्जांपल के लिए कम से कम होल्ड करता है। थ्योरम को ये प्रूव नहीं करना होता, एग्जांपल में हम सिर्फ ये शो कर रहे होते हैं कि आपका जो है वो जो थ्योरम जो स्टेट कर रहा है वो कम से कम इस एग्जांपल के लिए जो है वो ट्रू है। जब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उसको प्रूव कर रहे होते हैं फॉर एंटायरिटी, यानी ये हम ये कह रहे होते हैं कि ये हर चीज के लिए होल्ड कर रहा है, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए बी और एम के लिए ये होल्ड कर रहा है। तो अभी हम इसको प्रूव नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इसकी एग्जांपल। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर ए बी जो है वो इंटीजर है और एम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और a is congruent to b modulo m, so there exists an integer k such that a is a b plus km। ठीक है, यानी a जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b है, यानी b में आप कुछ या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ m है, यानी k में m को आप k से मल्टीप्लाई करें और कुछ b जो है उसमें ऐड कर दें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 7 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू उसी तरह से है, a की वैल्यू जो है वो 7 है, b की वैल्यू भी हमने उसी तरह से लिख दी, और यहाँ पे m 5 है और k की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये भी होल्ड करेगा, इसको हमने एक एग्जांपल के जरिए देखा है। उसके बाद एक और चीज है कि अगर आपके पास a b c d जो है वो इंटीजर्स हैं और m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और a is congruent to b modulo m and c is
कंग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एम, तो आपके पास a प्लस सी जो है वो b प्लस डी मॉड्यूलो एम के बराबर होगा। यानी a प्लस सी विल बी कंग्रुएंट टू b प्लस डी मॉड्यूलो एम, और a मल्टीप्लाइड बाय c विल बी कंग्रुएंट टू b मल्टीप्लाइड बाय d मॉड्यूलो एम। ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि a b c d कुछ इंटीजर्स हैं और m पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m एंड c इज कंग्रुएंट टू d मॉड्यूलो m, तो इन दोनों का एडिशन जो है इन दोनों के जो दूसरे दो इंटीजर हैं उनके एडिशन के मॉड्यूलो m के कंग्रुएंट होगा। सॉरी, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है पहले दो का, AC will be congruent to multiplication of BD modulo M, और यहाँ पे M जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो M हर जगह पे सेम। इनको भी अगर आप एग्जांपल से देखें तो 7 is congruent to 2 modulo M and 11 is congruent to 1 modulo M। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं 7 प्लस 11 को, और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये क्या आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1। 7 प्लस 11 जो है वो 18 होगा, 2 प्लस 1 जो है वो 3 होगा, तो 18 जो होगा वो कंग्रुएंट होगा 3 मॉड्यूलो m के। यही चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि 18 इज कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो m। तो उसको आप देख भी सकते हैं कि 18 में से 3 माइनस करें तो 15 बचेंगे, और 15 विल बी डिविजिबल बाय 5, या 5 डिवाइड्स 15 वाला जो रिलेशन था, जो डेफिनेशन थी कंग्रुएंस की, वो होल्ड कर रही। इसी तरह ए को और बी को, ए और सी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 77 आता है। इसी तरह बी और डी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आता है। तो 77 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, यानी 77 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा, और 5 जो है वो 75 को डिवाइड करता है, या 75 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे भी ये कंग्रुएंस जो है वो। उसके बाद कंग्रुएंस की जो एप्लीकेशन कहाँ पे है, हैशिंग फंक्शन में यूज हो रहा होता है, सूडो रैंडम नंबर्स में हो रहा होता है, क्रिप्टोलॉजी में हो रहा होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स में हो रहा होता है, और जो ISBN बुक नंबर्स होते हैं उनमें यूज हो रहा है। उसके अलावा जो मॉड ऑपरेटर्स हैं इसके, वो जब आपने शायद पढ़ लिया हो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स या आर्किटेक्चर का कोर्स, उसमें आप जब भी किसी पेज को मेन मेमोरी में से, या उसको फ्रेम कहते हैं, जब मेन मेमोरी में से कैशे के अंदर लेके जाते हैं, तो उसमें रिप्लेसमेंट पॉलिसीज होती हैं, उनमें भी ये जो फंक्शंस हैं वो मॉड्यूलस ऑपरेशन और कंप्यूटर्स जो है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले है हैशिंग फंक्शन। हैशिंग फंक्शन में होता ये है कि आपके पास एक की होती है, और की को आप किसी नंबर m के साथ मॉड करते हैं, और मॉड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस लोकेशन के ऊपर आप उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? अगर आपके पास जो है वो के, या जो आपकी की जो है वो इतनी बड़ी हो कि आप अरे के अंदर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यूजुअली अगर आपके पास छोटी की वैल्यू है, वो 0 से शुरू हो रही है और से 20 तक जा रही है, तो सिंपली इस नंबर को स्टोर करने के लिए आप 0 से 20 तक एक अरे बना लेंगे, और के 0 के ऊपर एक वैल्यू रख लेंगे, 1 पे एक दूसरी रख लेंगे, 2 पे तीसरी रख लेंगे, एंड सो ऑन 20 तक चलते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जो वैल्यू है या की वैल्यू है वो काफी बड़ी है, लाइक ये वाला इंटीजर है, तो इतना बड़ा अरे का साइज यूजुअली आप नहीं रखते, स्पेशली आपके पास अगर आपने 2-3 वैल्यूज को ही स्टोर करवाना हो, लेकिन उनकी जो की वैल्यू है वो काफी बड़ी है। तो आप क्या करते हैं कि आप एक एम डिफाइन करते हैं जिसके ऊपर आपने मॉड करना है। तो के जो आपकी की है उसको आप उससे आप जो है ये रिलेशन जो है वो डिराइव कर लेते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि के मॉड एम की वैल्यू क्या है। लाइक अगर आपके पास की ये है तो उसका ऊपर अगर आप मॉड अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 14 आएगी। उससे होगा ये कि ये वाला जो इसके अगेंस्ट जो डाटा होगा इस की के अगेंस्ट, उसको आप लोकेशन नंबर 14 के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह एक की ये है, उसका अगर आप मॉड 111 के साथ करते हैं, एम की किसी भी वैल्यू के साथ करते हैं, तो वो 65 आ रहा है। इसको आप लोकेशन नंबर 65 के ऊपर जाके स्टोर करें। लेकिन यहाँ पे मॉड का ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपके पास कोलिजन आ सकती है। लाइक ये जो पहली की है ये वाली, इसके ऊपर जब हमने मॉड 111 किया तो इसने 14 रिटर्न किया। इसी तरह ये वाली जो की है इसके ऊपर जब हम मॉड 111 करेंगे तो ये भी 14 जो है वो रिटर्न कर रही है।
इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि 14 के ऊपर जो है वो 2 डाटा के एलिमेंट्स जो है वो हमें स्टोर कराने, इसको आप कोलिजन कहते हैं। तो जब आपके पास कोलिजन आती है तो उसको सॉल्व करने के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं या उसके मेथडोलॉजी है। एक ये है कि अगर 14 पे कोलिजन आ गई है तो इस डाटा जहाँ पे कोलिजन आई है उसको आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करवा दें। तो इस तरह से आपकी जो हैशिंग है वो काम कर रही होती है। आपके पास यूजली जितने भी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें हैशिंग का कोई ना कोई आपके पास होता है। जिस तरह हैश सेट को हमने जावा में देखा था, इसी तरह डिक्शनरी जो है वो भी हैशिंग को यूज कर रही है। उसके बाद आपके पास इसकी एप्लीकेशन है क्रिप्टोलॉजी में या क्रिप्टोग्राफी में। तो क्रिप्टोलॉजी होता है कि द स्टडी ऑफ सीक्रेट मैसेजेस, यानी आपने एक मैसेज जो है वो भेजना है किसी को और आप ये चाहते हैं कि ये मैसेज जो है इसका मीनिंग सिर्फ आपको पता हो और या उसके रिसीवर को पता। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक इनक्रिप्शन होता है जिसमें से आप मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं या एक ऐसी फॉर्म के अंदर ले आते हैं जो कि किसी आम बंदे के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल ना। अब डिक्रिप्शन जो है वो उस इनक्रिप्टेड मैसेज को डिकोड करके उसमें से ओरिजिनल मैसेज जो निकालना है उसको आप डिक्रिप्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जो अर्ली कोड्स थे जिसके जरिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती थी, उसको उनमें से एक जो है वो सीजर साइफर है। उसमें होता क्या है कि आप हर एक इंटीजर को 0 to 25 जो है वो एक नंबर दे देते हैं बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। यानी कि 0 ए जो है उसका इंडेक्स जो है या उसके जो इंटीजर आप असाइन कर रहे हैं उसको ए को 0 कर रहे हैं, बी को 1 कर रहे हैं, सी को 2 कर रहे हैं, डी को 3 कर रहे हैं एंड सो ऑन। और इंक्रिप्शन मेथड क्या है सीजर्स का, वो ये है कि एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 3 मॉड 26। मॉड 26 का मतलब ये है, मॉड 26 करने का फायदा ये है कि अगर आपका पी प्लस 3 जो है वो 25 से बढ़ जाता है, ठीक है, 25 या 26 से बढ़ जाता है तो फिर वो जीरो की तरफ दोबारा आ जाए। ठीक है, जीरो की तरफ दोबारा आ जाए। इसको हम एग्जांपल से भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैसेज है मीट यू इन द पार्क, इसका जो इंक्रिप्शन है यूजिंग सीजर साइफर वो ये वाला है और ये लेटर बाय लेटर किया गया है। एम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एम में 3 अगर आप ऐड करें, एम में 3 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे एन बन जाएगा, 2 ऐड करेंगे ओ बन जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो पी बन जाएगा। तो यहाँ पे एम का जो कन्वर्जन है वो पी के ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि वाई का कन्वर्जन जो है वो कहाँ पे होगा। तो वाई का कन्वर्जन जो है वो बी के ऊपर हुआ। वो कैसे हुआ? वाई के अंदर एक ऐड करेंगे जेड बन जाएगा, ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो ए बन जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो बी बन जाएगा। अब ये बी क्यों बना है? क्योंकि y की वैल्यू सपोज आपके पास थी 25 और z की 26 है अगर, तो y जो है वो 25 प्लस 3 28 बन जाएगा और उसको अगर हम मॉड्यूलो 26 करेंगे तो वो दोबारा 2 बन जाएगा और 2 जो है वो किसका कोड होगा? b का। 0 1 2 सॉरी 0 1 का है, 0 a का है और 1 जो है वो b का। तो इसमें y की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, लाइक वो हो सकता है 25 हो, तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि जो टोटल अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं, तो y जो है वो प्रॉब्ली 24 होना चाहिए। तो 24 प्लस 3 जो है वो 27 बनेगा और 27 मॉड 26 जो है वो 1 बन जाएगा। तो 0 जो है वो a के लिए और 1 जो है वो b के लिए बन जाएगा। तो इसलिए y जो है वो b के ऊपर ट्रांसलेट। इसी तरह अगर आपने डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्शन के लिए ये है कि किसी भी लेटर में से 3 माइनस करें और उसके ऊपर मॉड 26 लगा, ठीक है, यानी किसी भी लेटर में से 3 माइनस करें और उसके ऊपर मॉड 26 लगा दें। फॉर एग्जाम्पल पी जो है इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये एम के ऊपर जो है वो मैप हो जाएगा, पी के ऊपर -3 मॉड 26 करेंगे तो ये दोबारा वाई के ऊपर जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। इस तरह जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो काम कर रहा है। सीजर इंक्रिप्शन जो है ये काफी इनिशियल लेवल के ऊपर थी और इसमें ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। उसमें आप देख के जज भी कर सकते हैं समटाइम्स के इसमें क्या फार्मूला यूज होगा। तो उससे कुछ थोड़ी सी बेहतर अप्रोच ये है कि आप a इंटू पी प्लस बी कर दें, ठीक है, और मॉड 26 कर दें। और मॉड 26 का मतलब ये है कि आप उसी
26 लेटर के अंदर रहते रहते आपने जो अपना मैसेज है उसको रिप्रेजेंट करना है। और इसमें ए और बी की वैल्यू जो है वो आप चूज कर सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको बताया जाए कि ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 3 है, तो आपका जो इंक्रिप्शन फंक्शन है वो ये बनेगा 7p + 3 mod 26। ठीक है, तो अगर आपके पास ये फंक्शन है और आप k को 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी a को 0, b को 1, c को 2 एंड सो ऑन, और k को वैल्यू 10 रिप्रेजेंट कर रही है, तो k की वैल्यू इस फंक्शन के तहत क्या बनेगी? f of 10 बनेगा 7 × 10 + 3 mod 26। ये 73 mod 26 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 21। और 21 को अगर आप ये देखेंगे तो ये v का रिप्रेजेंटेटिव इंटीजर है। तो इस स्कीम के तहत इस इंक्रिप्शन स्कीम के तहत जो k है वो आपका v के अंदर जो है वो ट्रांसलेट। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। कोई भी नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है उसको आप कहते हैं प्राइम है, इफ एंड ओनली द ओनली पॉजिटिव फैक्टर ऑफ p आर 1 एंड p इटसेल्फ। यानी अगर उसको आप फैक्टराइज फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो उसको आप कहते हैं कि ये एक प्राइम नंबर। उसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं: 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11, 13 उससे आगे। उसके बाद ये है कि आपके पास जो नॉन प्राइम इंटीजर्स हैं जो कि बड़े हैं एक से, उनको आप कंपोजिट कहते हैं। ठीक है, यानी 4 is a composite, 6 is a composite, 8 is a composite, 9 is a composite, 12 is a composite, 15 is a composite। कंपोजिट इसलिए कहते हैं कि उनको आप कंपोज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, यानी उनको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी फैक्टराइज करना जो है वो एंटोनम है कंपोज करने का। तो कंपोज भी कर सकते हैं और कंपोज नंबर को आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसलिए आप उनको कहते हैं कि दे आर कंपोजिट्स। वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट्स। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो आपको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 1, उसकी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, नॉन डिक्रीजिंग प्राइम्स या नॉन डिक्रीजिंग सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो कि एक से बड़ा है उसको आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो है वो लिख सकते हैं, और उसको अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे उन प्राइम्स को तो वो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यही इस डेफिनेशन में बेसिकली कहा जा रहा है कि एक से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की शक्ल में लिखेंगे जो कि नॉन डिक्रीजिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 को लिखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, यानी अ प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका फर्दर नहीं है, लेकिन इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर लिख सकते हैं। 4 को आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख रहे हैं, 2 × 2। 2000 को आप लिख रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 एंड 5 टाइम्स 3, तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। इसी तरह 2001 जो है ये 3 × 23 × 29 है। 2002 जो है ये 2, 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2003 अगर आप देखें तो ये खुद से एक प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर जनरेट कैसे होते हैं, कहाँ पे जाके आप ये कह सकते हैं कि एक प्राइम नंबर है? आपको उसकी डेफिनेशन से ही चेक करना पड़ेगा। प्राइम नंबर को जनरेट करने का कोई अभी तक ऐसा तरीका जो है वो क्लियरली डिस्कवर नहीं हुआ जिससे आप प्राइम नंबर्स जो है वो जनरेट कर सकें। अब प्राइम नंबर के बारे में एक थ्योरम है कि इफ n is a composite integer then n has a prime divisor less than or equal to n under root। ठीक है, यानी n जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का मतलब ये है कि नॉन प्राइम है, उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो n का एक प्राइम डिवाइजर जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू n अंडर रूट के होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाहते हैं कि 100 एक नंबर है, तो उसका जो एक प्राइम डिवाइजर है वो 10 से कम लाजमी होगा। बेसिकली ये वाला थ्योरम जो है वो आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स में यूज कर रहे होते हैं। जब आपने एक नंबर को चेक करना होता है कि वो प्राइम है या नहीं, तो आप 1 से लेकर उस नंबर के अंडर रूट तक आइटरेट करते हैं और चेक करते हैं कि वो नंबर जो है वो उनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 को ही चेक करना है कि वो प्राइम है, तो आप 1 से लेकर 10 तक चेक करेंगे। अगर आपने 101 को करना है, तो तब भी आप 1 से लेकर 10 तक करेंगे, क्योंकि उसका जो n अंडर रूट का सीलिंग है वो 10 आ जाएगा। तो 10 से छोटे जो प्राइम्स होंगे वो आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इनके साथ आप चेक करें। तो अगर उनके साथ वो डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर भी प्राइम है। ठीक है, क्योंकि अगर वो प्राइम ना होता तो वो इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाता। तो अब इसका प्रूफ कर देते हैं कि अगर एक नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, तो उसका एक डिवाइजर जो है n अंडर रूट से कम होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं इफ n इज अ कंपोनेंट, देन इसके पास जो है वो इसके दो फैक्टर जो है वो किए जा सकते हैं। इसको दो हिस्सों में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सच दैट n इज इक्वल टू a टाइम्स b, और जहाँ पे a जो है वो भी 1 और n के दरमियान में है, और b जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि या तो a लेस देन इक्वल टू n है, या b लेस देन और इक्वल टू n। तो हम प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी, दोनों जो है वो n अंडर रूट से बड़े हैं। ठीक है, पहले हम ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि यानी हमने शो ये करना है कि a इज लेस देन और इक्वल टू n अंडर रूट, और b लेस देन और इक्वल टू n अंडर रूट। तो हम इसका उल्ट जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन n अंडर रूट एंड b इज ग्रेटर देन n अंडर रूट। अगर ये दोनों n अंडर रूट से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो किससे बड़ा होगा, वो n से बड़ा होगा। यानी वो n के बराबर नहीं हो सकता, वो n से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि या तो a को n अंडर रूट से कम होना पड़ेगा, या b को n अंडर रूट से कम होना। ठीक है, तो दोनों जो है वो n अंडर रूट से बड़े नहीं हो सकते। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दिस डिवाइजर इज आइदर अ प्राइम R has a prime divisor less than itself. In either case, n has a prime divisor less than or equal to n under. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि a और b जो है, इसको तो हमने ये साबित कर दिया कि इनमें से कोई एक नंबर जो है वो तो n अंडर रूट से कम होगा। ठीक है, जब कोई एक नंबर n अंडर रूट से कम होगा, फॉर एग्जांपल a जो है वो n अंडर रूट से कम है, तो उसके दो ऑप्शन है कि a जो है वो इटसेल्फ प्राइम है। ठीक है, अगर a इटसेल्फ प्राइम है, तो हमने थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर कि n हैज अ प्राइम डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू n। अगर a जो है वो कंपोजिट है, तो a का कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर तो होगा, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और a का जो डिवाइजर होगा, या उस a का जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर, वो डेफिनेटली a से कम होगा। ठीक है, तो a अगर n अंडर रूट से कम है, तो उसका फैक्टर जो है वो भी n अंडर रूट से कम होगा। ठीक है, तो इस तरह ये थ्योरम जो है प्रूव होगा। इसी तरह इसी थ्योरम को अगर आप कॉन्ट्रापोजिटिव करके देखें, यानी आप ये कहें कि इफ एन इंटीजर इज प्राइम इफ इट इज नॉट डिविजिबल, if it is not divisible by any prime less than or equal to its square root। ठीक है, इसकी हम प्रूफ नहीं कर रहे, इसकी एग्जांपल कर रहे हैं। शो दैट 101 इज अ प्राइम। ठीक है, तो n अंडर रूट से छोटे या उसके बराबर जो प्राइम नंबर हैं वो ये हैं, यानी 100 का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो 10 बनेगा, 101 का लेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो उससे जो कम जो आपके पास प्राइम नंबर है वो 2, 3, 5 और 7 है। तो 101 जो है वो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रूव कर दिया कि 101 इज प्राइम फॉर दिस वन एग्जांपल। इसका हमने जनरल प्रूफ जो है वो नहीं दिया। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसकी एग्जांपल है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7007 जो है उसको हमने देखना है। और हमने ये देख लिया कि 7007 जो है उसका अंडर रूट 83.7 के बराबर है। तो हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से शुरू हो जाना है, और 2 से लेकर 83 तक जितने नंबर्स हैं उनमें से चेक करना है कि ये किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले नंबर जिससे ये डिविजिबल है वो है 7। तो 1001 बचेगा जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, उसको फिर आपने देखना है कि किससे डिवाइड होता है। तो अब आप शुरू ही 7 से करेंगे, तो ये दोबारा 7 से जो है वो डिवाइड हो जाता है। उसको दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 143 बन जाता है। अब 143 जो है इसको आपने दोबारा से शुरू करना है, डिवाइड करना है, दोबारा आप 7 को ट्राई करेंगे, फिर
उससे आगे देखेंगे कि 7 से अगर नहीं होता तो नेक्स्ट आपके पास जो प्राइम नंबर वो कौन सा है, वो 8 भी नहीं है, वो 9 भी नहीं है, वो 10 भी नहीं है, वो 11 है। तो नेक्स्ट टाइम आप 11 से इसको करेंगे तो ये 11 और 13 बन जाएगा, यानी इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी 7 raised by 2 into 11 into 13। इस तरह फैक्टराइजेशन जो है इसको हम देख सकते हैं कि आप उस नंबर का अंडर रूट लें और उससे जो छोटे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं उनसे उसको डिवाइड करने की कोशिश करें। उसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगर आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हमने देखा हुआ है आपके पास जो हाई स्कूल अलजेब्रा है उसमें भी देखा है कि दो नंबर्स ए और बी हैं तो उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको हम इस फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हमारी जो इस डिस्कशन में। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए और बी का होता है क्या, वो लार्जेस्ट नंबर है दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि डी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी सच दैट कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, और इनका आपने मैक्स लेना है। ठीक है, और ये ट्रू होगा इफ एंड ओनली इफ कि डी जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी बी को भी डिवाइड कर रहा है, एंड फॉर ऑल ई इन इंटीजर्स दैट डिवाइड्स ए एंड दैट डिवाइड्स बी implies कि d is greater than or equal to e। तो इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करें। इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये हो कि d जो है वो a का डिवाइजर भी हो और b का डिवाइजर भी हो, एंड उसके बाद ये कहा जा रहा है कि d a और b के जितने भी डिवाइजर हैं फॉर ऑल e दैट डिवाइड्स a एंड b, d जो है उनसे बराबर हो या उससे बड़ा हो। ठीक है, तो ये इसी को हम कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये देखना है कि 24 और 36 का जो है वो जीसीडी क्या है, तो इसके फैक्टर्स करके देख लें। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स नहीं देख रहे, सारे फैक्टर्स देख रहे हैं। तो डिवाइजर ऑफ 36 जो है वो कौन से होंगे, ये वाले। इनमें से जो कॉमन डिवाइजर है वो कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12, और इनमें से जो सबसे बड़ा है वो आपके पास 12। उसके बाद एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कि रिलेटिव प्राइमैलिटी। ठीक है, एक तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता, उसका कोई फैक्टर नहीं है, उसको उसका कोई डिवाइजर नहीं है अदर देन इटसेल्फ एंड वन। एक होता है को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। दो नंबर्स जो है वो रिलेटिवली प्राइम होंगी अगर उनका जीसीडी जो है वो 1 के बराबर। ठीक है, दो नंबर्स ए और बी दे आर रिलेटिवली प्राइम्स या को प्राइम, दो टर्म्स के लिए यूज होती है इफ एंड ओनली इफ अगर उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 21 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, 10 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपस में प्राइम है, यानी ये को प्राइम। ठीक है, ये दोनों नंबर का जीसीडी जो है वो 1 के बराबर है। लाइक अगर आप 21 के डिवाइजर देखेंगे 1 3 7 और 21 है, 10 के डिवाइजर देखेंगे 1 2 5 और 10 है, तो इनका जो जीसीडी है वो 1 है। तो जीसीडी अगर 1 होगा तो इसको आप ये कहेंगे कि देयर को प्राइम्स आर रिलेटिवली प्राइम। उसके बाद ये है कि अगर एक सेट ऑफ इंटीजर्स होगा a1 a2 और a3 जिसमें हर एक पेयर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है, तो उसको आप कहेंगे कि ये सेट जो है ये को प्राइम्स का सेट है या रिलेटिव प्राइम्स का सेट। उसके बाद ये है कि जीसीडी को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर ए है और आपके पास एक नंबर बी है। ए को लिखा गया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स P1 P2 P3 Pn। अब ये ऊपर पावर्स में क्या है, P1 की को पावर होगी ए के अंदर, लाइक अगर ए का फैक्टर था 2 रेज़ पावर 3 तो A1 जो है यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह P2 सेकंड प्राइम नंबर, उसकी पावर ए के अंदर क्या है, लाइक 3 जो था वो यहाँ पे यूज हुआ, 3 एक दफे यूज हुआ तो 3 की पावर 1 हो जाए। इसी तरह तमाम प्राइम नंबर्स के लिए जो कि ए का हिस्सा। इसी तरह बी के जो प्राइम्स हैं,
बी के जो प्राइम्स हैं उसमें अगर आप ये देखेंगे तो प्राइम नंबर रेस्ड पर b1 का मतलब ये है कि जो पहला प्राइम था उसकी पावर जो है वो b में कितनी है, ठीक है। तो इसको अगर एक एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं तो इसका जो जीसीडी है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि प्राइम लेंगे और उसकी जो मिनिमम पावर है ए में से और बी में से वो पिक करेंगे। इसी तरह दूसरा प्राइम नंबर लेंगे और उसकी मिनिमम पावर ए और बी में से पिक करेंगे, और इसी तरह nth प्राइम नंबर लेंगे और उसकी जो मिनिमम पावर है ए में से और बी में से वो चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए 84 है, बी आपके पास 96 है, तो ए के जो फैक्टर्स हैं वो बन रहे हैं 2 रेस्ट पर 2, 3 रेस्ट पर 1 और 7 रेस्ट पर 1। बी के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 रेस्ट पर 5 और 3 रेस्ट पर 1 और 7 रेस्ट पर 0। तो इसका अगर हमने जीसीडी लेना है तो हम लेंगे 2 रेस्ट पर 2, ठीक है, क्योंकि 2 रेस्ट ये मिनिमम है 84 और 96 में। 96 के जब हमने फैक्टर किए थे तो यहाँ पे 2 रेस्ट पर 5 था, 84 में 2 रेस्ट पर 2 था, तो हमने मिनिमम लेना था तो हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। इसी तरह 3 की जो पावर है वो 96 में 1 है और 84 में भी 1 है, तो यहाँ पे मिनिमम भी 1 आएगा। इसी तरह 7 जो है वो आपके पास 84 का तो फैक्टर है लेकिन 96 का फैक्टर नहीं है, तो 96 का फैक्टर नहीं है तो इसको हम 7 रेज़ पर 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन सबको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको हम कहेंगे कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पे जो है वो आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर